फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड भावी। तो आज हम बात करते हैं हाउ वी गेट फाइनेंशियली फ्री आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एंड हाउ मच वर्क डू हैव टू डू टू रीच दैट प्लेस। तो चलिए मैं आपको और इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए मैं आपको और इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। हम अज्यूम करते हैं कि आपकी करंट एज अभी 30 साल है और आप रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं मे बी 65 और 60। चलो मैं 60 पकड़ता हूँ। तो अब मेरे लिए रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि आफ्टर रिटायरमेंट आई एम फाइनेंशियली फ्री विदाउट डूइंग एनी वर्क एज लॉन्ग एज आई लिव। उसमें आप देखेंगे ना, तो एज लॉन्ग एज आई लिव का मतलब ये तो नहीं है कि 60 के बाद हम 300 साल तक फाइनेंशियली फ्री रहे। तो हम अभी क्या हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमको एक हाइपोथेटिकली पीरियड चाहिए और वो हमें एक फिक्स पीरियड तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पकड़ते हैं 60 के बाद 70। तो ये एक हमारा पीरियड हो गया जिसमें हमको फाइनेंशियली फ्री रहना है। और ये हमारा एक पीरियड हो गया जिसमें हमको इतनी मेहनत करनी है कि इसमें हम फाइनेंशियली फ्री रह पाए। तो इसमें क्या है होता है कि एक एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं और जिससे हमको पता चलता है कि हमको अभी करंट सिचुएशन में कितना काम करना चाहिए, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक वे है कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल शीट पे। ये हमारी गूगल शीट है जिसमें ये सब फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एफ का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, रेट का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये होता है कि हम कितना इन्वेस्ट करते हैं और उसका कितना परसेंट हमको साल में रिटर्न मिलता है। एन पर माने नंबर ऑफ पीरियड। और पीएमटी होता है सिंपली एसआईपी सिस्टम, जो कि हम फॉर फ्यूचर सेविंग के लिए मंथली दर मंथली बैंक में या कहीं पे इंस्टॉलमेंट के तौर पे डिपॉजिट करते हैं। तो ये उन सब का नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है? इसमें हमको कैलकुलेट करना है कि 60 साल से 70 साल तक हमको एक पर मंथ अमाउंट चाहिए जिसकी वजह से हमारी रिटायरमेंट लाइफ इजीली कट पाए। और उसके लिए अभी हमको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमको 60 साल पे वो अमाउंट मिले, या फिर हमको कितना एक फिक्स अमाउंट अभी 60 साल के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम अज्यूम करते हैं हमारा पर मंथ अभी खर्चा 20,000 रुपीज़ है और 12 महीने के लिए अगर वो खर्चा गिनेंगे तो हमारा टोटल खर्चा एक साल का होता है 2,40,000 रुपये। और उसी को हम 60 से लेके 70 साल तक अगर 10 साल के लिए गिनना चाहेंगे तो टोटल 10 साल में वो अमाउंट हमारी फाइनल होती है 24 लाख रुपए। तो ये एक अमाउंट है जो हमको 60 साल पे चाहिए। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी फ्यूचर वैल्यू। अभी हमको प्रेजेंट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमको ये अमाउंट मिले। तो प्रेजेंट वैल्यू अभी हमारे पास है नहीं, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो हम बात करते हैं रेट की। तो रेट का देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट परसेंटेज। तो एग्जैक्टली जैसे हम बैंक के सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं पैसा, तो बैंक हमें ऑन एन एवरेज अभी की करंट सिचुएशन के हिसाब से 4% का रिटर्न देती है। कोई बैंक का 3.5% भी है और कोई बैंक का 5% भी है, तो आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट बैंक सेविंग, ये 4% हमारा। और उसी तरीके से बैंक में एफडी में हमको अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से 6% मिल रहा है, तो उसको भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अब एन पर हमारे पास
देखिए 30 से लेकर 60 साल तक का वर्किंग पीरियड है, तो उसको हम 30 साल हमारे पास वर्किंग पीरियड है टोटल, तो उसको हम 30 साल लेते हैं। और पीएमटी अभी क्या करते हैं, पीएमटी अभी हम सिंपली 0 कंसिडर करते हैं, उसको मैं और आपको इजी तरीके से उसका कैलकुलेशन समझाऊंगा। अभी देखिए सब चीज़ हमारे पास आ गई है, फ्यूचर वैल्यू है, बैंक का रेट है, एनपर है, तो हमको क्या करना है, अभी हमको करंट में कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी वजह से हमको फ्यूचर में ये वैल्यू मिले। इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको एग्जैक्टली ये कैलकुलेट करना है कि प्रेजेंट में हम कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करें, तब जाके फ्यूचर में हमको रिटायरमेंट के टाइम पे 60 साल पे ये अमाउंट रिसीव हो। तो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम बैंक का रेट लेते हैं 4%, यहाँ पे एफडी का रेट लेते हैं हम 6%, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू पीवी 4% बैंक का रेट। हमारे पास एन पर क्या है, हमारे पास 30 साल का वर्किंग पीरियड है। पीएमटी हम क्या ले रहे हैं, सिंपली हम अभी 0 कंसिडर कर रहे हैं उसको, और फ्यूचर वैल्यू हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 24 लाख रुपए। मैं इसको सिंपली एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे ना, अभी हमको बैंक में 7,39,964 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तब जाके फ्यूचर में हमको रिटायरमेंट के टाइम पे 60 साल पे ये अमाउंट रिसीव होगा। उसी तरीके से हम एफडी को कैलकुलेट करते हैं, पीवी ब्रैकेट रेट है हमारे पास 6%, इन पर वही सेम है हमारे पास 30 साल का वर्किंग पीरियड, पीएमटी सिंपली 0, और सेम हमको 24 लाख रुपए चाहिए फ्यूचर में। इसको भी मैं एंटर करता हूँ, तो देखेंगे ना, अगर आप 4,17,864 रुपए की एफडी करेंगे, तब जाके फ्यूचर में आपको रिटायरमेंट के टाइम पे 24 लाख रुपए रिसीव होंगे। तो ये देख रहे हैं ना, ये दोनों अमाउंट क्या है, ये लमसम अमाउंट है जो हमको अभी डिपॉजिट करनी है एक साथ में। तो इससे हमको प्रेजेंट वैल्यू पता चलती है, ये हमारी एक्चुअली में प्रेजेंट वैल्यू आ गई कि अभी बैंक में हम ये अमाउंट डिपॉजिट करेंगे अभी, तब जाके हमको ये अमाउंट रिसीव होगी फ्यूचर में, और एफडी में हम ये अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, तब जाके हमको फ्यूचर में ये अमाउंट रिसीव होगी। ये दोनों तो लमसम अमाउंट है जो हमको वन टाइम डिपॉजिट करनी पड़ती है। अब कोई हमको बोलेगा कि इतनी सारी अमाउंट इकट्ठा हम लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते, बट इनिशियल स्टेज पे हम लोग 2 लाख रुपीज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर हर मंथ 5,000 का इंस्टॉलमेंट के तौर पे हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो तब जाके हमारी फ्यूचर वैल्यू हमको कितनी रिसीव होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे है। हम यहाँ पे लिखते हैं एफवी बैंक का 4% का इंटरेस्ट रेट है, तो हम 4% लेते हैं। उसके बाद एन पर है हमारे पास 30 साल का वर्किंग पीरियड। पर मंथ हम डिपॉजिट कर रहे हैं 5,000 रुपीज़, और एक प्रेजेंट वैल्यू हम वन टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं 2 लाख रुपए। तो इसमें आप देखेंगे ना, ये 5,000 हम पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 30 साल इंटू 12, और ये हमारा साल का रिटर्न है 4%, तो इसको हम डिवाइड बाई 12 करेंगे। तो अभी हम सिंपली एंटर करते हैं। अगर ये सिस्टम के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको लास्ट में 60 साल पे 41 लाख रुपीज़ 32,946 रुपीज़ मिलेंगे। देख रहे हो, हमको चाहिए था 24 लाख रुपए, हमको मिल रहे हैं 41 लाख रुपए, ऑलमोस्ट डबल। और उसी तरीके से चलिए मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, आप इसमें पूछोगे इसमें माइनस कैसे आया? तो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई अमाउंट हमारे पास से बतौर कैश कहीं पे जा रही है, तो ये फॉर्मूला में हम माइनस लेंगे, और कोई अमाउंट हमारे पास से बतौर कैश आ रही है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये 5,000 है, वो पर मंथ हमारे पास से बैंक में सेविंग में डिपॉजिट हो रहा है, तो इसको हम माइनस कंसिडर करेंगे। और ये वन टाइम 2 लाख रुपीज़ है,
जो भी हमारे पास से बैंक में बतौर कैश जा रहे हैं, तो इसको भी हम माइनस लेंगे। तो अब देखेंगे ना फ्यूचर में जो हमको वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव मिलेगी। तो उसी हिसाब से हम एफडी के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमको फ्यूचर में अगर इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आगे बढ़े तो हमको कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए एफडी 6% डिवाइड बाई 12, 30 साल का टाइम पीरियड है, इंटू 12 -5000 पर मंथ बैंक में डिपॉजिट कर रहा है और वन टाइम वही सेम 2 लाख रुपीज़। तो चलिए मैं अभी इसको एंटर करता हूँ। दोस्तों 6% के हिसाब से हम अगर आगे बढ़ेंगे ना तो हमारी टोटल फ्यूचर वैल्यू होगी 62,70,090 रुपये। अगर आप सोचिए आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें आपको 12% का रिटर्न मिल रहा हो तो वो अमाउंट कितनी होगी। चलिए हम एक बार वो भी कैलकुलेट करते हैं। डिवाइड बाई 12, वही 30 साल का टाइम पीरियड, इंटू 12, 5,000 पर मंथ डिपॉजिट माइनस 2 लाख रुपीज़ वन टाइम। चलिए आप एक बार अज्यूम कीजिए ये कितनी अमाउंट होगी। चलिए मैं एक बार इसको एंटर करता हूँ। दोस्तों 2,46,00,000 रुपीज़, 64,748 रुपीज़। शायद आपको भी बिलीव नहीं हो रहा होगा। ऑलमोस्ट इससे हमको 10 टाइम मिल रहा है। हमको चाहिए थे 24 लाख रुपए, हमको मिल रहा है 2,46,00,000 रुपीज़। तो यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और यही होता है प्लानिंग। दोस्तों मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन मैथ डजंट लाई। तो ये एक फॉर्मूला है साइंटिफिक, तो ये कभी गलत नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हो ना क्या फ़र्क आ रहा है। अगर हम इस वजह से आगे बढ़ रहे हैं 12% से, तो हमको 2,46,00,000 रुपीज़ 64,000 मिल रहा है। और ये जो अमाउंट है ना वो हमको एक्चुअल में मिलेगी। चलिए मैं इसमें आगे और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। इसमें भी अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका 20 से लेकर 25% का रिटर्न है तो ये अमाउंट कितनी होगी। चलिए एक बार लास्ट टाइम वो भी मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। 20% डिवाइड बाई 12, 30 साल का टाइम पीरियड है, इंटू 12 -5,000 पर मंथ माइनस 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। दोस्तों ये अमाउंट भी हो रही है 19,16,81,981। आप इसमें सोचोगे सच में भी ऐसा कोई सिस्टम होता है क्या जिसमें हमको 20% मिलते हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ऐसा भी सिस्टम होता है जिसमें हमको 20% भी रिटर्न मिलता है। वो मैं आपको इजीली आगे समझाऊंगा वो किस हिसाब से हम 20% अचीव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसमें और कुछ नई बातें बताता हूँ। इससे पहले मैं एक बार इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव हो चुका है। चलिए मैं अब इसमें आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। इसमें भी आप देखेंगे ना तो हमने ये रेंडमली कैलकुलेशन किया हुआ है। 20,000 हमको पर मंथ चाहिए था और टोटल अमाउंट ये हमने निकाली हुई है और उसी के हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है कि इतना इन्वेस्टमेंट से हमको ये अमाउंट मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में हमको कितनी अमाउंट चाहिए जिसकी वजह से हमारा 60 से लेकर 70 साल तक हर मंथ हमको 20,000 रुपए मिलते रहे। तो चलिए उसको एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वापिस यहाँ पे पीवी लिखते हैं, पीवी हम बैंक में 4% के हिसाब से गिनती करते हैं। टाइम पीरियड वही है हमारे पास 10 साल का, क्योंकि हमको 10 साल के लिए चाहिए वो पैसा। और कितना चाहिए पीएमटी हर मंथ 20,000 रुपये। अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारे पास में, सॉरी फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे पास में 0। अब इसमें भी आप देखेंगे ना
ये 20,000 हमको पर मंथ चाहिए 60 से लेकर 70 साल तक। तो ये 10 साल को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा ईयरली रिटर्न है, तो इसको हम डिवाइड बाय 12 करेंगे। अब हम इसको एंटर करेंगे तो टोटल हमको अभी एग्जैक्टली 19,75,403 रुपये चाहिए 60 साल पे। तब जाके हमारा पर मंथ 20,000 रुपये खर्चा 70 साल तक चलेगा इजीली। हमको ये अमाउंट नहीं चाहिए, ये तो हमने रैंडमली कैलकुलेट किया हुआ था। और आप पूछेंगे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली हम 19,75,403 रुपये जब हम फर्स्ट टाइम बैंक में डालेंगे 60 साल पे, तो इसका भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा और उसका इंटरेस्ट जोड़ते जोड़ते हमको ये पैसा 10 साल तक में ये पैसा हमारा जीरो हो जाएगा। चलो वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको एक एक्सेल शीट पे दिखाता हूँ ये कैलकुलेशन कैसे होता है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको एक्सेल शीट पे। ये हमारी एक्सेल शीट है। हमको टोटल अमाउंट कितनी चाहिए थी, मैं आपको दिखाता हूँ वापिस। 19,75,403 रुपये। पहले हम 24 लाख से कैलकुलेशन करते हैं। हमने जो फाइनल 24 लाख रुपए लमसम जो रैंडमली कैलकुलेट किया था उससे 24 लाख हमको अमाउंट चाहिए 60 साल पे टोटल। ये 24 लाख रुपए हम कैश तो नहीं रखेंगे, इसको हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में और मंथली दर मंथली जैसे हमको 20-20 हज़ार रुपये चाहिए हम उसमें से विड्रॉ करते रहेंगे। तो ये मैं अज्यूम करता हूँ ये 24 लाख रुपए मैंने बैंक में डाले, तो इसका 4% इंटरेस्ट कितना होता है मंथ का, 8,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 24 लाख का पर मंथ। तो इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद में टोटल अमाउंट होती है 24,08,000 रुपये। अब इसको आप देखेंगे ना तो मेरा मंथली खर्चा कितना है 20,000 रुपीज़। तो ये 24,08,000 में से 20,000 रुपीज़ माइनस होगा, तो बचे कितने 23,88,000। यही 23,88,000 यहाँ पे वापस रिटर्न आ गए। उसका वापस हमको दूसरे मंथ पे 4% इंटरेस्ट मिला एनुअल के हिसाब से, उसको डिवाइड बाय हमने 12 किया हुआ है जितना भी होता है उतना। तो उसका टोटल इंटरेस्ट हमको मंथली 7,960 रुपये मिला। और इसको दोनों को जोड़ेंगे ना तो फाइनल अमाउंट होती है हमारी 23,95,960 रुपये। तो ये वापस हमने दूसरे मंथ के एंड में हमने 20,000 रुपये उठा लिए, तो वापस उसमें से बचे 23,75,960 रुपये। तो वापस यही 23,75,960 रुपये हमने यहाँ पे पुट किए। उसका वापस इसका एक मंथ का इंटरेस्ट होता है 7,920। इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल अमाउंट बैंक में हमारा होगा 23,83,880। वापिस मंथ के एंड में हमने 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो हमारे पास बचा कितना 23,63,000। उसको आप देखेंगे ना, उसको करते 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 10 साल में 120 मंथ होते हैं। अब देखेंगे ना तो 120 मंथ तक हमारा करते करते 24 लाख में से लास्ट में हमारे पास 6,68,604 रुपये बच गए। तो देख रहे हैं हमने ये 24 लाख रुपए लिए इसलिए हमारे पास 6 लाख रुपए ज्यादा बच रहे हैं, क्योंकि क्यों हमने वो लमसम कैलकुलेट किया था और हमने सोचा ही नहीं था कि बैंक का भी इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा। तो ये कब जीरो हो गए 24 लाख रुपए, ये तकरीबन आप देखेंगे ना ये रेड हो गया, यहाँ से माइनस आ गया, तो ये यहाँ से जीरो हो गया। लास्ट में हमारे पास 10,034 रुपये बचेंगे, तब जाके ये हमारे माइनस हो गए। जो 155वां मंथ है हमारा, तो ये तकरीबन पकड़ के चलेंगे ना तो ये हमारा टोटल 13 साल तक चलेंगे। अगर हम 24 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करेंगे ना 60 साल पे, तो हमको भी ये ढूंढना है कि 24 की जगह पे हम एग्जैक्टली कितना अमाउंट डिपॉजिट करें जो कि हमारा 10 साल की जो हमारी नीड है वो पूरी कर पाए। तो वो हम फाइनली कैलकुलेट हमने किया हुआ है। वो जो फिगर है मैं आपको एक बार वापस दिखाता हूँ। ये हमारा वो फाइनल फिगर है 19,75,403। अब देखिए मैं यहाँ पे वापस 19,75,403 में वापस उसी जगह पे पुट करता हूँ।
ये 19,75,430 रुपये, यही था हमारा अमाउंट। मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए अब उसका कैलकुलेशन होते होते ये पैसा एग्जैक्टली अब देखेंगे ना, तो हमारा 120वां मंथ यानी 10 साल पूरे होते होते ये खत्म हो गए। देखिए लास्ट मंथ पे हमारे पास 10 साल के बाद पहले मंथ पे हमारे पास 19,973 रुपये बचे ओनली। ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली हमको कितना चाहिए, इसकी वजह से हमको पर मंथ 20,000 रुपीज मिलते रहे। तो ये कैलकुलेशन आपने देखा ना कैसे हुआ, उसमें हमको बैंक इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एग्जैक्टली हमारी फाइनल अमाउंट कम हो जाएगी और हम एक पक्का कैलकुलेशन कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हमको चाहिए कितना पैसा। तो चलिए मैं आगे और समझाता हूँ आपको। हम अगर एफडी के रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो हमको फाइनली कितनी अमाउंट चाहिए, चलिए हम वो भी देखते हैं। पीवी ब्रैकेट ओपन 6% डिवाइड बाई 12, 10 साल के लिए हमको पैसा चाहिए 20,000, तो इंटू 12, 10 ईयर्स इंटू 12, और हर मंथ हमको पीएमटी चाहिए 20,000 की। मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे ना, एफडी के लिए आपको फाइनल अमाउंट चाहिए 18,01,469 रुपये। तो ये आपको एग्जैक्टली अमाउंट मिल गई फाइनल, कि हमको 60 साल पे ये फाइनल अमाउंट चाहिए। अभी आप पूछोगे कि इसमें सब में पीएमटी का ये वाला है जो पोर्शन, उसका क्या रोल है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। ये एक लमसम अमाउंट हो गई जो हमको डिपॉजिट करनी है उस टाइम पे 60 साल पे बैंक पे, तब जाके हमको 10 साल तक हर मंथ 20,000 रुपये मिलते रहेंगे। लेकिन कोई ये बोलेगा कि अभी हमारे पास ये अमाउंट भी नहीं है बैंक में डिपॉजिट करने के लिए और ये अमाउंट भी नहीं है, तो अभी से हम लोग क्या है कि बतौर इंस्टॉलमेंट आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़े। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप पीएमटी वे से आगे बढ़ सकते हैं। तो पीएमटी वे से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पीएमटी का। तो चलिए वो भी मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ। इस कैलकुलेशन में हमको एग्जैक्टली 19,75,403 रुपये उस टाइम पे इकट्ठा लमसम डिपॉजिट ना करते हुए अभी से हम कितना इंस्टॉलमेंट पे करें हर मंथ, तब जाके हमको 60 साल पे ये अमाउंट मिल जाए। तो अभी हम क्या छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं, लेकिन वो कितना होना चाहिए वो हमको कैलकुलेट करना है। तो उसकी वजह से हम पीएमटी वे से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ पीएमटी इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट है बैंक का 4% डिवाइड बाई 12, जो कि 1 साल का रिटर्न है। और हमारे पास वर्किंग पीरियड कितने हैं, 30 साल से लेकर 60 साल तक, यानी 30 साल टोटल टू 12। और प्रेजेंट वैल्यू अभी हमारे पास कुछ नहीं है, 0 है। और फ्यूचर वैल्यू हमको कितनी चाहिए, हमको टोटल फ्यूचर वैल्यू चाहिए 19,75,403 रुपये। तो मैं इसको सिंपली ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो ये हमको दिखाता है कि अभी से हर मंथ हम 2,846 रुपये अगर बैंक में 4% सेविंग इंटरेस्ट के हिसाब से डिपॉजिट करते जाएंगे हर मंथ 30 साल से लेकर 60 साल तक, तब जाके लास्ट में हमको ये अमाउंट मिल जाएगी। तो देखिए हमारा कितना काम इजी हो गया, अभी हमको खाली 2,846 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसको भी हम एफडी के हिसाब से आगे देखेंगे ना, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पीएमटी 6% डिवाइड बाई 12, वही 30 साल का टाइम पीरियड है हमारे पास में, 12
फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू 0 और फ्यूचर वैल्यू हमको चाहिए 18 लाख। सॉरी, इसको भी हम क्या करते हैं, ज़्यादा ही अमाउंट लेते हैं, 19 लाख वाला। ठीक है, तो 19,75,403 क्या मैक्सिमम अमाउंट ले रहे हैं ये दोनों में से, 18 और 19 में से। तो चलिए हम इसको एंटर करते हैं। इसमें हमको ओनली 1966 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे हर मंथ, तब जाके फ्यूचर में हमको 30 साल बाद 24 लाख रुपए अमाउंट रिसीव हो जाएगी। लेकिन आप इस प्रोसेस की वजह से देख रहे हो हमारा कितना बर्डन कम हो गया। हमको अभी 1966 रुपये की ही चिंता करनी है हर मंथ। तो ये एक वे होता है कैलकुलेट करने का। और मैं आपको और भी इसमें इसी तरीके से और एक बात बताता हूँ। इसमें भी आप देखेंगे ना तो ये कैलकुलेशन भी हमारा एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। अगर 30 साल पहले आप देखेंगे ना तो आपने आपके बुजुर्गों के पास से सुना होगा, 30 साल पहले उसके पास अगर मंथली खर्चे के लिए 500 रुपये भी होते थे तो उसका घर पूरा शानो शौकत से चलता था। लेकिन अभी 30 साल बाद आज के टाइम में 500 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। और वही बात आप देखेंगे ना, 30 साल पहले गोल्ड का क्या रेट था, आज की डेट में गोल्ड का क्या रेट है, तो उसमें भी फर्क है। तो मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है कि हम सोच रहे हैं रिटायरमेंट टाइम का, कि 30 साल के बाद का। तो इसमें भी आप ये सोच के चलेंगे ना कि ये 20,000 रुपये अभी आपका जो पर मंथ खर्चा है, क्या वही 20,000 रुपये 30 साल बाद आपको हर मंथ सरवाइव करने में काम आएंगे क्या? तो मैं ये मानता हूँ ना, ये आपको काम नहीं आएंगे। क्यों? उसकी वजह है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है सिंपली महंगाई। तो महंगाई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम खाली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे इन्फ्लेशन रेट एवरेज लास्ट 10 ईयर्स, तो इसमें आपको रिजल्ट शो कर देगा। इन्फ्लेशन का 5.9% के हिसाब से, 98% के हिसाब से 2012 से लेकर 2021 तक रेट बढ़ा हुआ है। तो आप इसमें भी, तो ये आपका मंथली खर्चा है, उसमें भी आप 6% के हिसाब से इंक्लूड करते जाइए महंगाई, और जो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा उसी अमाउंट को इसी तरीके से वापस कैलकुलेट कीजिए, तब जाके आपकी फाइनल कैलकुलेशन बैठेगी। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से आपकी एज मॉडिफाई कीजिए, आपकी रिटायरमेंट पीरियड आपका मॉडिफाई कीजिए, आपका रिटायरमेंट का टाइम मॉडिफाई कीजिए, आपकी नीड इसमें पुट कीजिए और आप अपने हिसाब से खुद कैलकुलेट कीजिए आपको कितना अमाउंट चाहिए। और आपको थोड़ा इजी रहे इसके लिए मैंने एक ऑटोमेटेड शीट भी यहाँ पे बनाई हुई है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हमारी एक्सेल शीट है ऑटोमेटेड। इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट दिए हुए हैं उसमें आपको अमाउंट पुट करनी है, यहाँ पे आपके टोटल फैमिली मेंबर लिखना है और ये एक्सेल शीट में आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट शो कर देगा। आपको फॉर्मूला कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा और इसके बारे में पहले मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें एग्जैक्टली हम करंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमारा मेन एक्सपेंस करंट काम को क्या क्या गिनना चाहिए और किस तरीके से हमको तो और भी मैं आपको बताता हूँ कि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 20% हम कैसे अर्न करते हैं इसी सिस्टम के थ्रू। तो दोस्तों ये एक सिंपली वे था मेरा समझाने का। मैं आपको किसी को अकाउंटिंग नहीं समझा रहा था। एक्चुअली में मैंने भी ये कहीं ना कहीं से सीखा हुआ है, तो मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो के अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।